हेलो फ्रेंड्स, नासा स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है साहिल। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। आज हम लोग जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र जो है हमारे शरीर में इनकी क्या भूमिका है और इनके क्या कार्य होते हैं। परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है। परिसंचरण तंत्र जो है हमारे शरीर में सभी पदार्थों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ, जिसके द्वारा जो है आवश्यक तत्वों को शरीर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके जहां उनकी ज़रूरत होती है, और शरीर से हानिकारक पदार्थों को वहां पहुंचाया जा सके जहां से वह शरीर से बाहर निकाला जा सके। इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जो इस प्रकार हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त जो है बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। इसके उदाहरण हैं मकड़ी, मच्छर, घोंघा, बिच्छू इत्यादि। और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो रक्त एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है, एक नली के रूप में। इसके अंदर स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी के अंदर हम लोग यानी मानव, गाय, बिल्ली, बकरी, इन सभी में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कहेंगे। इसमें एक निश्चित प्रेशर से रक्त कभी आगे बढ़ता है और कभी रक्त जो है पीछे हट जाता है निश्चित प्रेशर के साथ। इसी को हम मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यह जो है मछली और मेढक में होता है। अब हम लोग रक्त के परिवहन के लिए जो नली होती है उसी को हम ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं अब रक्त वाहिनी के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में, यह 2 प्रकार की होती हैं, एक धमनी और दूसरी सिरा। अब हम लोग धमनी और सिरा में अंतर को समझते हैं। धमनी, इसमें जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बहती है। इसमें विऑक्सीजनित यानी कि बिना ऑक्सीजन की। विऑक्सीजनित रक्त इसमें बहती हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसकी दीवार जो है ना मोटी और मजबूत होती है, और इसकी दीवार पतली और कमजोर। इसका रंग जो है हल्का लाल, जबकि इसका रंग हल्का नीला होता है। यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। और यह शरीर के बहुत ही कम गहराई पर पाया जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर अधिक होता है, इसलिए इसकी स्पीड भी अधिक होती है। जबकि इसके ब्लड प्रेशर कम होते हैं और स्पीड भी कम होती है।
रक्त जो है पदार्थों का परिवहन करता है, लेकिन रक्त को परिवहन करने के लिए हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय जो है हमारी जो रिब्स होती है यानी पसली, उसके पीछे हृदय होता है। हृदय में कई कोष्ठ यानी चेंबर होते हैं। अलग अलग जीवों में चेंबरों की संख्या अलग अलग होती है। कुछ जीवों के चेंबरों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनमें कितने चेंबर होते हैं। सबसे पहले जानते हैं तिलचट्टा के। तिलचट्टा में चेंबरों की संख्या 13। मछली में चेंबरों की संख्या 2 होती हैं। उसके बाद उभयचर, उभयचर में यानी कि जो मेढक हो गया उसमें 3 होते हैं। सरीसृप में 3, सरीसृप उसको कहते हैं जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ। अपवाद है कि मगरमच्छ में जो है चेंबरों की संख्या 4 होती है, जो कि अपवाद हैं। यानी सरीसृप, कोई भी सरीसृप है उसमें चेंबरों की संख्या 3 होती है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप होने के बावजूद भी इसमें चेंबरों की संख्या 4 होती हैं। पक्षी और मानव यानी स्तनधारी में चेंबरों की संख्या 4 होती हैं। जितने भी समतापी होते हैं उनमें चेंबरों की संख्या हमेशा 4 होती है। समतापी का मतलब जो वातावरण के अनुसार अपने तापमान को नहीं बदलते हैं उसको हम समतापी कहते हैं। समतापी में मानव, पक्षी, जानवर ये सभी समतापी होते हैं। हृदय के ऊपरी भागों को यानी ये जो हृदय है इसके ऊपरी भागों को ऑलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। ऑलिंद का निर्माण कमजोर मांसपेशी से होता है। इसमें जो है रक्त आकर रहता है। नीला, इसकी मांसपेशी जो है मजबूत होती है। यह रक्त को शरीर में भेजता है। अब हम लोग हृदय के अंदर रक्त के मार्ग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो है महाशिरा के द्वारा, ये महाशिरा शरीर से अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा के द्वारा जो है दाएं ऑलिंद में प्रवेश करता है। हम आपको बता चुके थे कि जो सबसे ऊपर वाला जो चेंबर है उसको हम ऑलिंद कहेंगे और सबसे नीचे वाला जो चेंबर है उसको नीलय कहते हैं। ये जो है दाएं साइड है इसलिए हमको इसको दाएं ऑलिंद कहते हैं। ये भी दाएं मतलब साइड में है इसलिए इसको दाएं नीलय कहते हैं, और वो बाएं साइड में इसलिए इसको बाएं ऑलिंद और बाएं नीलय कहते हैं। तो महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले जो है अशुद्ध रक्त जो शुद्ध नहीं होता दाएं ऑलिंद में प्रवेश करता है, और दाएं ऑलिंद में प्रवेश करने के बाद अशुद्ध रक्त दायां नीलय में प्रवेश करता है, और दायां नीलय में प्रवेश करने के बाद जो है रक्त जो है फुसफुस धमनी के द्वारा, ये देखिए यहाँ से फुसफुस धमनी के द्वारा रक्त फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। फेफड़े में ही जो रक्त है वो शुद्ध होता है, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके वह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त जो है फुसफुस शिरा के द्वारा, ये फुसफुस शिरा इसके द्वारा जो है बाएं ऑलिंद में प्रवेश करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जो है शुद्ध रक्त कहाँ प्रवेश करता है, तो बायां ऑलिंद में प्रवेश करता है। बायां ऑलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश करने के बाद बायां नीलय में जाता है। यह सबसे चौड़ा चेंबर होता है। इसकी मांसपेशी जो है सबसे मजबूत होती है और यह मोटी भी होती है, क्योंकि इसमें जो है दाब अधिक लगाना पड़ता है, क्योंकि इसी से पूरे शरीर में रक्त को भेजना होता है। तो बायां नीलय की जो है दीवार सबसे मोटी होती है। बायां नीलय
के माध्यम से जो रक्त है वो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इसको आसान करने के लिए हमने यहाँ पे मतलब लिख देते हैं, महाशिरा जो है, महाशिरा के बाद दायां अलिंद में प्रवेश करता है। दायां अलिंद के बाद दायां निलय, दायां निलय के बाद फुसफुस धमनी, हमने आपको बताया था कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी जो है अपवाद स्वरूप होती है कि इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है। फुसफुस धमनी के बाद जो है ब्लड जो है फेफड़ा में जाता है जहाँ वह शुद्ध होता है, उसके बाद वह फुसफुस शिरा के माध्यम से हमने बताया था कि जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस शिरा जो है अपवाद होता है जिसमें कि शुद्ध रक्त होता है, और फुसफुस शिरा के माध्यम से जो है ब्लड बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद से बायां निलय में प्रवेश करता है। बायां निलय के बाद महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं इसको। अब हम लोग हृदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को जान लेते हैं। हमारे हृदय जो है, हृदय की मांसपेशी को जो रक्त का परिवहन होता है उसमें वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस जिसको हम कोरोनरी साइनस नामक नस से हृदय की जो है मांसपेशी में रक्त पहुंचता है। जब हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की जो नस होती है वो जाम हो जाती है, इसी कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। हृदय की धड़कन की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो आला लगाकर चेक करता है वह लब डब की आवाज़ सुनता है। हमारा हृदय जो है एक बार में 70 ml ब्लड को ही अपने अंदर लेता है, इसलिए टोटल ब्लड यानी 5.5 kg ब्लड को अपने अंदर लेने के लिए 72 बार धड़कना पड़ता है। हमारे हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, जबकि नवजात शिशुओं में लगभग 110 बार धड़कती हैं। और हमारी नाड़ी की गति जो होती है, नाड़ियों की लगभग 110 से 125 बार धड़कता है 1 मिनट में। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारे हृदय की गति जो है कब तेज हो जाती है। तो हमारे हृदय की गति जो है जब हमें क्रोध यानी गुस्सा आता है, या हमें बहुत ही मतलब अजीब टाइप का आवाज़ सुनाई देता है, या मतलब टेम्परेचर यानी तापमान जब बढ़ जाता है, तो इन तीनों अवस्था में जो है हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है। अब हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। यह जो है 120/80, 120 जो है इसको हम सिस्टोलिक कहेंगे। सिस्टोलिक उसको कहते हैं जब निलय यानी ये जो है सिकुड़ता है तो जो इसके अंदर से जो रक्त बाहर जाता है जो दाब के साथ, उसी दाब को हम सिस्टोलिक दाब कहते हैं। यह जो है 120 होता है और 80 जो है डायस्टोलिक होता है। जब जो है निलय फैलता है और जो ब्लड जो है शरीर से हृदय में प्रवेश करता है तो जो दाब लगता है उसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। इसे नॉर्मल बीपी कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं।
इसमें जो है बीपी 140/90 हो जाता है, यानी 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। और जब बीपी जो है घट जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें जो है बीपी 90/60 हो जाती है, यानी 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।